आखिर ऐसा क्या यूपी में चल रहा है जो आरएसएस से लेकर बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय से लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय तक चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन है? सवाल यह कि क्या अमित शाह की लॉबी योगी आदित्यनाथ के पूरे सिस्टम पे हावी है? 4 जून के बाद यूपी में क्या होने वाला है? मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। दोस्तों, अब साल बदल गया है और योगी आदित्यनाथ का मिजाज भी बदल गया है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये। क्या 4 जून के बाद यूपी में कुछ होने वाला है और कुछ ऐसा जिसकी जानकारी शायद बीजेपी के नेताओं को भी है? अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएंगे तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई सवाल खड़ा करेगा? आखिर ऐसा क्या यूपी में चल रहा है जो आरएसएस से लेकर बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय से लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय तक चर्चा का विषय बना हुआ है? योगी आदित्यनाथ क्या अमित शाह की पहली पसंद हैं या योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए कद से बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको कोई दिक्कत नहीं? ये वो सवाल हैं जो शायद बहुत बड़े और पहली नज़र में शायद आपको गलत दिखाई दे और आप कहेंगे कि अचानक ग्लोबल भारत टीवी ऐसी बातें क्यों करने लगा। लेकिन इस सवाल की गहराई में अगर आप उतरेंगे तो आपको लगेगा कि सच में कुछ तो है ऐसा जिससे बीजेपी के अंदर ये सवाल फिलहाल चलने लगा है। सवाल ये कि क्या अमित शाह की लॉबी योगी आदित्यनाथ के पूरे सिस्टम पे हावी है? सवाल ये कि क्या दिल्ली का जो कंट्रोल है वो योगी आदित्यनाथ को थोड़ा परेशान कर रहा है? और सवाल ये कि क्या योगी आदित्यनाथ से ये कहा गया है कि आप इतनी सीटें जीत कर लाइए, नहीं तो फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों को याद रखें। इसीलिए हमने सवाल पूछा कि 4 जून के बाद यूपी में क्या होने वाला है और उसकी हम शुरुआत करते हैं। एक एक नाम, एक एक विश्लेषण करके आपको दिखाते हैं कि आखिर यूपी में दिल्ली से रिमोट कंट्रोल की तरह क्या व्यवस्था बनाई जा रही है। योगी की जब भी बात आती है तो फिर शाह जी की लॉबी की भी बात आती है। ऐसा कहा जाता है कि योगी के कंट्रोल पे अमित शाह की जो लॉबी है वो पूरी तरह से हावी है। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? साल था 2021, मई, जून, जुलाई का महीना। योगी आदित्यनाथ को बार बार दिल्ली बुलाया जाता था। वो कहानी पुरानी हो गई। वो लड़ाई थी केशव प्रसाद मौर्य वर्सेज योगी आदित्यनाथ की। तब ये तक कहा गया कि तमाम सचिवों से लेकर तमाम अधिकारियों तक को, राज्यपाल से लेकर तमाम ऐसी संवैधानिक कुर्सियों पे केंद्र के लोगों को भेजा गया। जैसे आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया गया था और उसके बाद तरह तरह की कहानियाँ थी। लेकिन दोस्तों, अब साल बदल गया है और योगी आदित्यनाथ का मिजाज भी बदल गया है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो क्या अकेले योगी हैं जिनका पार्टी में मिजाज बदला है या फिर बीजेपी में और लोग भी हैं जिनका मिजाज बदल रहा है? सबसे पहला नाम है ब्रजेश पाठक और इनके किरदार को समझने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट देना होगा। पूरी बात तभी आप समझ पाएंगे। तो शुरू ब्रजेश पाठक से करते हैं। पहला नाम ब्रजेश पाठक जब डिप्टी सीएम बनाए गए तो ब्रजेश पाठक की चूंकि बीएसपी से होते हुए बीजेपी का रास्ता उन्होंने अपनाया और ऐसा कहा जाता है लखनऊ की गलियों में, मैं नहीं कह रहा हूँ, लखनऊ के सियासी गलियों में ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली से दूर जाकर, माफ़ करिएगा, जो दिल्ली जाकर योगी आदित्यनाथ की कमियों को गिनाएगा वो दिल्ली दरबार का सबसे बड़ा दरबारी माना जाएगा। अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं है तो किसी लखनऊ के पत्रकार या राजनेता से आप पूछ लीजिएगा। तो फिर ब्रजेश पाठक अचानक अमित शाह के इतने करीबी कैसे हो गए? ऐसा उन्होंने क्या किया, क्या चमत्कार किया कि अमित शाह के एक इशारे पर वो कुछ भी कर देते? तो इस बात को समझना होगा। आपने पहले देखा होगा कि जो काम केशव प्रसाद मौर्य करते थे संगठन को मजबूत करने के लिए, वो काम फिलहाल ब्रजेश पाठक के पास है और ब्रजेश पाठक दिल्ली के इशारे पर यूपी में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपकी अच्छाई किसी दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रही होती है। तो क्या ब्रजेश पाठक जो कर रहे हैं उसका प्रभाव योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर है? दोस्तों, ये बात आपको समझाते हैं। ब्रजेश पाठक से यह कहा गया कि यूपी में अखिलेश यादव के करीबी यादव नेताओं को बीजेपी में ले आइए। बीजेपी ने कुछ दिनों पहले जब ये चर्चा थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो ब्रजेश पाठक के नाम का रायबरेली में एक सर्वे भी कराया गया
और सर्वे में ब्रजेश पाठक उस वक्त प्रियंका गांधी के सामने चुनाव हार रहे थे, लेकिन नाम तो आया था उनका। ब्रजेश पाठक कई यादव नेताओं को पार्टी में तेजी से लेके आ रहे हैं। भाई वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, आपने ये देखा, पार्टी के अध्यक्ष तो ब्रजेश पाठक नहीं है। ब्रजेश पाठक ने जब बैटिंग शुरू की थी तो वो अस्पतालों में जाके छापा मारते थे और औचक निरीक्षण करते थे, जिसका वीडियो इंटरनेट पे खूब वायरल हुआ। लेकिन बदलते महीने और साल के साथ ब्रजेश पाठक का अंदाज बदल गया। अब वो अमित शाह के कहने पर या किसके कहने पर दिल्ली के इशारे, कौन इशारा देता है ये भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ जब एक हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे दोस्तों, तो वो भी आपको बताएंगे कि आखिर कहानी क्या है। तो कहानी ये है कि ब्रजेश पाठक अपना रास्ता थोड़ा बदलते हैं। आपने देखा होगा कि अब अस्पतालों से ज़्यादा चिंता उन्हें संगठन की होने लगी, तो कुछ तो बात है। तो दिल्ली के इशारे पे ब्रजेश पाठक लगातार बीजेपी में यादव नेताओं को घुसा रहे, यादव नेताओं को। और आपने ये भी देखा होगा, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप ये देखिए कि अयोध्या से जो अभय सिंह, जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं, बाहुबली विधायक हैं, AK-47 रखने का आरोप उनके ऊपर लगा है, तमाम आरोप उनके ऊपर है। मुख्तार के गुर्गे का आरोप लगा है, नित्यानंद रॉय का जो हुआ था मामला उसमें वो उन पर आरोप लगे, लेकिन उनकी पत्नी सरिता सिंह को वो शामिल कराते हैं। ऐसे ही कई नेता बीजेपी में आते हैं। तो ये ब्रजेश पाठक की कहानी है। इस मसले पे दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो देखना है कि ब्रजेश पाठक का किरदार कैसे साल दर साल या महीने दर महीने दिन पर दिन बदल रहा है, तो आप कुछ दिन बाद ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। दूसरा नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। पिछली लड़ाई केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ की थी। कोई माने न माने, बीजेपी के नेता आपको बंद कैमरे के पीछे मानते हुए दिखाई देंगे। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की भी कहानी पुरानी हो गई है। इन दिनों योगी के रास्ते में केशव प्रसाद मौर्य कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो कौशाम्बी से अपना चुनाव हार गए थे और उसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी ऑफर की। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने, दबी जुबान से लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने यह भी प्रस्ताव रखा था कि केशव प्रसाद मौर्य को आप बैठा तो रहे हैं, लेकिन अब हमारे सिस्टम में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक, यूपी के दो डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के आसपास रहते हैं, लेकिन क्या वो वही करते हैं जो योगी कहते हैं, ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब जातिगत राजनीति में योगी आदित्यनाथ कहीं दिखाई नहीं देते। दोस्तों जब बीजेपी में राजपूतों का विरोध होता है तो संगीत सोम और संजीव बालियान को मनाने के लिए योगी आदित्यनाथ एक मंच पर आते हैं। और आपने देखा होगा कि पश्चिम की रैली के दौरान दोनों नेताओं को, आप ये तस्वीर जो आपके सामने है, आप अगर इसको देख पाएं तो संगीत सोम योगी के बगल में बैठते हैं और संजीव बालियान भी वहां पे मौजूद होते हैं। मनाने की जिम्मेदारी योगी को दी जाती है, लेकिन क्या कंट्रोल योगी के हाथ में है? इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है कि क्या 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ के साथ भी कुछ वैसा होने वाला है जैसा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ था। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इन 4 नेताओं की कहानी। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं और अनुप्रिया पटेल वही करती हैं जो अमित शाह कहते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी वो वैसा ही करती है, और जब भी मीटिंग होती है तो उनकी जो बातें होती है वो अमित शाह से होती है। अनुप्रिया पटेल का हर एक कदम क्या दिल्ली के इशारे पर होता है। तो जातिगत राजनीति में जो पहला नाम अनुप्रिया पटेल का है, वो जो हमने ये लिखे ना कि केंद्रीय ये जो शाह की जो लॉबी है उसमें अनुप्रिया पटेल बहुत बड़ा किरदार निभाती है। उसके बाद एक नाम है संजय निषाद का। संजय निषाद को हो सकता है कि यूपी के बाहर के बहुत से लोग, नेता तो जानते हैं, बहुत से आम लोग ना जानते हो, लेकिन पूर्वांचल जीतने के लिए इस व्यक्ति का किरदार बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या संजय निषाद इतने बड़े नेता हो गए हैं कि योगी आदित्यनाथ की बात न मानते हुए दिल्ली दरबार में जाते हैं और वहाँ से फैसला करके आते हैं? ये सवाल बहुत अहम है दोस्तों। इसलिए जो जातिगत लॉबी है वो शाह के इशारे पर यूपी में काम कर रही है। तीसरा जो नाम है सबसे बड़ा, ओम प्रकाश राजभर। दोस्तों जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तारीख है 4 और शाम के वक्त शूट कर रहा हूँ, लेकिन पूर्वांचल की एक रैली में आज ही के दिन ओम प्रकाश राजभर ये दावा करते हैं कि दिल्ली के इशारे पर मुझे योगी आदित्यनाथ का विभाग मिला है। अब ये बात मुझे हजम नहीं होती। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता पब्लिक के बीच में ये कहते हैं कि मुझे दिल्ली से ये कहकर भेजा गया कि ये विभाग आपको दे रहे। क्या ओम प्रकाश राजभर का कद योगी आदित्यनाथ से बड़ा हो गया दोस्तों?
ये बात समझने वाली है। और जैसे ही उनको मंत्री बनाया गया था वैसे ही ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था। बयान था, देखिए, एक तरफ बाबा का बुलडोजर, बाबा की कानून व्यवस्था, बाबा का लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस वाली नीति माफियाओं पर या फिर अपराध पर। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना, मंत्री बनते ही जाकर यूपी में बयान देना और यह कहना कि साहब पीला गमछा टांगिए, पीला गमछा पहनिए और पीला गमछा पहनकर आप थाने में जाइए। ये कहानी आपको तब समझ में आएगी जब बयान तो आपने दे दिया मंत्री साहब ने, ये सोच के कि मैं योगी को इग्नोर कर दूंगा, दिल्ली से जो मुझे कहा गया मैं वो करूंगा। और फिर यही गलतफहमी करते हुए एक कार्यकर्ता यूपी के एक थाने में चला गया। किसका? सुभाषपा का। सुभाषपा के कार्यकर्ता जब थाने में गए तो दरोगा साहब ने उनकी कर्दी कुटाई। तो एक तरफ बयान, दूसरी तरफ पुलिस का व्यवहार बहुत कुछ कहता है। तो ओम प्रकाश राजभर जो अमित शाह कहेंगे, ओम प्रकाश राजभर वही कहेंगे। इसलिए प्रश्न ये है कि क्या 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी की सत्ता अगर बहुत बहुमत से आती है, भारी बहुमत से जिसको कहते हैं, तो क्या यूपी में भी कोई बदलाव होगा? ये सवाल बार बार आपको याद दिला रहा हूं। एक ये भी नाम है सुनील बंसल का। ये पार्टी में, इनके पास पार्टी में पद है राष्ट्रीय महासचिव का। लेकिन अगर आप योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल का दौर देखेंगे, अगर आप लखनऊ में जाएंगे तो सुनील बंसल की भी कई बातें बहुत चर्चा में रहती हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि ये शाह के सबसे ज़्यादा करीबी संगठन के व्यक्ति, और यह कहा जाता है कि यूपी सरकार में क्या फैसले लिए जाएंगे, योगी के पहले कार्यकाल में बहुत हद तक सुनील बंसल ने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये पूरी आप जो नाम देख रहे हैं ना, ये इससे जुड़ा हुआ ये पूरा प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए गहरा हो जाता है कि लोग सवाल पूछते हैं कि क्या बीजेपी में अमित शाह वर्सेस योगी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, और इस बात को समझने के लिए थोड़ा और आपको अंदर की खबरों को समझना पड़ेगा कि आखिर योगी और अमित शाह को लेकर ऐसी चर्चाएं क्यों होती हैं। इसीलिए इन दो बातों को समझना होगा कि संगठन में क्या योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका आपको दिखाई देती है। बेशक आपको बात ये कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई क्या है इस बात की? योगी आदित्यनाथ संगठन में कहां जगह रखते हैं? दिल्ली अगर कोई फैसला ले ले तो क्या योगी के पास इतनी ताकत है कि उस फैसले का विरोध कर पाए? कुछ लोग कहेंगे हाँ, योगी बहुत पावरफुल है और वो इसका विरोध कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे विश्लेषण आगे बढ़ेगा आप कहेंगे कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि योगी शायद विरोध न कर पाए। पिछले कई महीनों से या कई सालों से आपने ये देखा होगा कि बीजेपी के कुछ नेता, या आप कह सकते हैं कि अमित शाह, यूपी के मंत्रियों को वक्त वक्त पे दिल्ली बुलाते। हालांकि ये औपचारिक मीटिंग हो सकती है, पार्टी से ज़रूरी मीटिंग हो सकती है, लेकिन कई बार ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि ये इस मीटिंग के भी कई मायने हैं। आपको याद होगा कि जब योगी आदित्यनाथ अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रहे थे तो बीजेपी ने BL संतोष को यूपी में भेजा था, और BL संतोष ने एक एक विधायकों को लखनऊ में बुलाया और लखनऊ में बुला के योगी आदित्यनाथ का फीडबैक लिया। और जिस दिन वो निकले लखनऊ से, उस दिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी, जिसका ट्वीट आपके स्क्रीन पे है। तो BL संतोष ने जब पड़ताल की कि योगी आदित्यनाथ का फीडबैक क्या है, तो उनको तारीफ करते हुए दिल्ली को रिपोर्ट करना पड़ा कि साहब योगी आदित्यनाथ यूपी में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन साल तो बदला, कहानी नहीं बदली। अभी भी कई विधायकों को, कई मंत्रियों को दिल्ली तलब किया जाता रहता है। तो क्या कुछ ऐसा है जो 4 जून के बाद इसका मतलब समझ में आ जाएगा? हमारे सूत्र ये दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को यूपी में 74 से 75 सीटें जीतने का वादा लिया गया उनसे, और ये भी कहते हैं कि गुजरात की जो लॉबी दिल्ली में काम कर रही है, या गुजरात की लॉबी जो बीजेपी में बहुत सक्रिय है, उस लॉबी को ये लगता है कि ये सही वक्त नहीं है योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को बैठाने की। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ भी शिवराज सिंह चौहान वाला वो हाल हो सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को अगर सीएम नहीं बनाना था तो पार्टी पहले फैसला ले सकती थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पार्टी में रहे, जब उनके नाम पे बम्पर जीत हो गई तो एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब जब वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया तो ये तय करना मध्य प्रदेश की जनता का काम है कि शिवराज सिंह चौहान अच्छे हैं, उनके नए वाले मुख्यमंत्री। लेकिन क्या बीजेपी ने ये कहा है योगी आदित्यनाथ से कि आप पहले 75 सीट लेकर दिलाइए आप मुझे? योगी आदित्यनाथ बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनसे जीतोड़ मेहनत करवाई जा रही है।
भाई आपके पास भी 8 घंटे 10 घंटे काम करने के लिए होते हैं, योगी आदित्यनाथ के पास भी उतने हैं। एक एक सीट पे यूपी के 3-3 सभाएं, बिहार पश्चिम बंगाल से लेकर हैदराबाद तक, महाराष्ट्र से लेकर बाकी के राज्यों तक योगी आदित्यनाथ के दौरे लगे हुए। इसे आम भाषा में लोग ये कहेंगे कि वो बड़े पावरफुल हैं, दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है। लेकिन अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ 75 सीट जीत जाते हैं और बीजेपी 400 नंबर पार कर जाती है, तो क्या 4 जून के बाद दिल्ली से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? इसलिए भी ये सवाल उठा रहा हूं क्योंकि जब पिछले साल जब नितिन गडकरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग से या उसकी टीम से बाहर किया गया, तो क्या नितिन गडकरी ने उसका विरोध किया? अगर बीजेपी के किसी भी आप नेता से बात करिए दबी जुबान से, तो कहा यह गया कि नितिन गडकरी को उस बात की सजा मिली कि दिल्ली के एक बड़े नेता को उन्होंने सम्मान नहीं दिया था जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, और शायद इसीलिए उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अलग कर दिया गया। कहानी जुड़ती चली जाएगी, आप इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जब नितिन गडकरी भी विरोध नहीं कर पाए या बीजेपी का कोई नेता विरोध नहीं कर पाता, तो फिर क्या योगी आदित्यनाथ विरोध कर पाएंगे? ये बहुत गंभीर सवाल है।